नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर कर दिए गए हैं और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो ताज़ा हमले किए हैं उसमें इजरायली फौज की कंफर्म हलाकतों की खबर जो है वो सामने आ रही है। यानी इजरायली फौज का जो जानी नुकसान है वो इस वक्त जारी है। इसके साथ सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो है वो व्हाइट हाउस पहुंचे हैं और ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। गजा और ईरान के हवाले से बड़े फैसले, बड़ी डिस्कशंस यहां पर हुई हैं और इसके साथ अमेरिका से एक और डेवलपमेंट यह है कि बी 2 बॉम्बर्स जो है वो अमेरिका इजराइल को दे सकता है। इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी है यानी जो ट्रंप की पार्टी है उसको इजरायली लॉबी बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि वो इस चीज को ऑथराइज करें कि बी 2 बॉम्बर जो है वो इजराइल को दिए जाएं अगेंस्ट ईरान। ये बहुत बड़ी बात है। बी 2 बॉम्बर जो है वो किसी के पास भी नहीं है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ एक और बड़ी सिग्निफिकेंट सतह की डेवलपमेंट हुई है, बहुत गैर मामूली सतह की डेवलपमेंट हुई है और ये उस तनाजुर में है कि चीजें बड़े डिसाइडिंग चुके मोड़ के ऊपर पहुंच रही हैं, ठीक है ना। तो एक हाई लेवल इजरायली डेलीगेशन और जिसमें अपोजिशन लीडर है इजराइल का, वो एक अरब मुल्क में उतरा है और यूएई के अंदर ये डेलीगेशन उतरा है जिसमें इजरायली अपोजिशन लीडर है, जिस वक्त सबसे ज्यादा तहरीक चला रहा है गजा में जंगबंदी के हवाले से, वो यूएई में उतरा है और बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई। यानी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल की मुलाकात है। इसमें क्या चीजें डिस्कस हुई हैं और रिजीम चेंज तेहरान में नहीं बल्कि तल अवीव में हो सकती है, यह भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान जनाब दमिश्क और वहां पर जो अथॉरिटीज आई हैं वो क्या कर रही हैं, यानी कि शाम के लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। अब एक और बड़ा वाकया हुआ है। इजरायली फौज पहली बार लेबनान की साइड से दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर, अब 10 किलोमीटर कितने होते हैं अब आप अंदाजा लगा लीजिए, 10 किलोमीटर सिर्फ दमिश्क से दूर एक इलाके में उतरी है। इजरायली फौज है वो बाकायदा शाम में ऑन ग्राउंड उतरी है। कई घंटे उसने वहां पर गुजारे और जो भी उसने ऑपरेशन करना था कई घंटे वहां पर रही और उसके बाद वो वहां से बजरिया हेलीकॉप्टर जो है वहां से इवैक्यूएट कर गई। तो शाम जो है वो सीरिया से क्या हो रहा है, जो दमिश्क अथॉरिटीज हैं उस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लेबनान से क्या हो रहा है, इराक से क्या हो रहा है, ईरान से क्या हो रहा है, जहां से कुछ भी नहीं हो रहा वहां उनकी नजरें हैं। यानी वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इजराइल उनके लोगों के साथ क्या कर रहा है, इससे उनकी आंखें भी बंद है और उनके कान भी बंद है। अच्छा, अब इसके साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट रशिया ने तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया है और रशिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट। और अब इसका ताल्लुक जो है वो जो वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है उसके साथ है, क्योंकि ये वो सारे इलाके हैं जहां पर आकर उन्होंने रशिया और चाइना को कंटेन करना है और ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है चाइना और रशिया का। तो तालिबान की गवर्नमेंट को इस तनाजुर के अंदर तस्लीम किया गया है। ये एक आप कह लें कि मेजर डेवलपमेंट है। अच्छा, गजा में जो है वो शदीद बॉम्बिंग हो रही है, बल्कि अब इजराइल ने वहां पर बॉम्बिंग तेज कर दी। अब ये कितनी तकलीफ की बात है, कल 100 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। कल के रोज है वो 100 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें से 50 तो सिर्फ एड साइट के ऊपर जो खाना लेने के लिए गए हुए थे, वो खाना जिसके अंदर जहर इन्होंने मिलाया हुआ है, तो उस जगह पर वो 50 फलस्तीनी वहां पर शहीद हुए हैं और 50 पूरे गजा के अंदर। और अगेन ये जो रोजाना हमारे सामने ये नंबर्स आ रहे हैं, इसमें वही नंबर्स हैं जो बॉडीज रोज रिट्रीव होती हैं या हॉस्पिटल्स में लाई जाती हैं, वो नंबर्स रोजाना की तादाद में बढ़ रहे हैं जो मलबे तले लोग दबे हुए हैं। ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर उसमें इजाफा हो रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये नंबर्स अभी तक दुनिया के सामने हैं, इससे कई गुना ज्यादा नंबर्स हैं जो जुल्म वहां पर हुआ है। इसलिए तो ये गजा को खोलने के लिए तैयार नहीं है, ताकि गजा खुलेगा तो जो असल कहानियां वो दुनिया के सामने आएंगी। ये गजा को इसलिए खोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हंड्रेड्स ऑफ वेस्टर्न एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, उन्होंने ये तहरीक चलाई है कि बीबीसी का जो डायरेक्टर है उसको हटाया जाए। इसकी जो बायस्ड रिपोर्टिंग है उसको जो है वो उसकी वजह से इसके डायरेक्टर को हटाया जाए। तो देखिए, वेस्ट ने अपने इदारे कुर्बान किए हैं, अपनी वैल्यूज, अपनी इमेज, अपनी साख जो है वो इजराइल के लिए कुर्बान की है कि इजराइल अपने ये मजालिम जारी रखे। और उन्होंने अपना देखना कि पूरी क्रेडिबिलिटी उड़ा के रख दी है उनके मीडिया की, उनके इंस्टीट्यूशंस की, उनकी बातों की, उनकी सो कॉल्ड वैल्यूज की, उनके इमेज की क्या क्रेडिबिलिटी पीछे रह गई है। ये सब किस लिए हुआ है? ये सब इजराइल को सपोर्ट करने की वजह से हुआ है। तो उन्होंने इजराइल के मजालिम को सपोर्ट करने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए उन्होंने अपना इतना ज्यादा
नुकसान जो है वो किया है। तो ये वेस्ट को भी बहरहाल सोचना चाहिए। और चूंकि ये गवर्नमेंट्स ने किया है, लोग तो खड़े हो रहे हैं, लोग तो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और तहरीकें चला रहे हैं। और इवन अब तो हम ये देख रहे हैं कि हर इलेक्शन में फलस्तीन का जो फैक्टर है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वो बहुत अहम तरीन फैक्टर बन गया है। जितना महंगाई, इमिग्रेशन और ये सारे इश्यूज हैं, उसी के साथ फलस्तीन वहां का एक बड़ा इशू बनकर जो सामने आया। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट मुंतखब नहीं हो सकती जो खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रही हो। ये जो जर्मनी की गवर्नमेंट है अब खुलकर इजराइल को सपोर्ट कर रही है, ये भी इलेक्शन कैंपेन में जो है वो फलस्तीन की बात कर रही थी और सीज फायर की बात कर रही थी, ठीक है ना। और चूंकि पिछला जर्मन चांसलर जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था तो उसकी गवर्नमेंट गई है, लोगों ने उसकी मुखालिफ पार्टी को वोट दिया है। अब वो इख्तियार में आकर दोबारा इजराइल को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अलग बात है। लेकिन इलेक्शन में कोई भी खुलकर इजराइल को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और हुकूमत गिर रही है वहां पर, यानी जो दूसरी पार्टी है उसको वोट दिया जा रहा है। और कनाडा की जो गवर्नमेंट है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर खुलकर सीज फायर और फलस्तीनी रियासत की हिमायत करते रहे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, ठीक है ना। तो बात यह है कि फलस्तीन का फैक्टर वेस्ट में बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये वीडियोज हैं वो किसी से नहीं देखी जा रही जो कुछ गजा में हो रहा है, और ये इस तरह से जाहिर है कि ना ही भुलाया जा सकेगा और ना ही मिटाया जा सकेगा। तो लोग इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में, और वेस्ट के लोग निदामत के अंदर भी हैं कि उनकी गवर्नमेंट्स अगर सपोर्ट कर रही हैं तो। अच्छा, अब नाज़रीन कुछ बड़ी कॉल्स हुई हैं और आलमी मंजरनामे के ऊपर कुछ बड़ी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, एक तो पुतिन और ट्रंप की कॉल हुई और 1 घंटा से ज्यादा वक्त तक ये जारी रही। यूक्रेन पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। ईरान और गजा और मिडिल ईस्ट जो है वो डिस्कस हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा, यानी पिछले 24 घंटों के अंदर, 24-36 घंटों के अंदर जो बड़ी कॉल्स हुई हैं उसमें पुतिन और मैक्रोन की कॉल हुई जो 3 साल के बाद हुई। अब देखें, ये पुतिन और जो मैक्रोन की कॉल हुई है इसी वजह से फिर ट्रंप और पुतिन की कॉल हुई, क्योंकि यूरोप ने कहा कि अब हम रशिया से डायरेक्ट बात करेंगे, रशिया के साथ हम राब्ते जो है वो जारी रखेंगे। तो ये गैर मामूली कॉल हुई। कुछ ही देर के बाद मैक्रोन जो है वो ईरानी सदर को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जर्मन चांसलर की अमीर कतर के साथ कॉल पर बात हुई है जिसमें ईरान, गजा और मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है। जर्मन चांसलर की अमीर कतर के साथ कॉल हुई है। और पिछले 24 घंटों में इटली से भी कॉल कतर को रिसीव हुई है। अच्छा, बड़ी मुलाकातें इस वक्त साथ हो रही हैं, यानी कॉल्स बहुत बड़ी हो रही हैं। ईरान, गजा, मिडिल ईस्ट डिस्कस हो रहा है और बड़ी मुलाकातें, जिसमें पहली जो बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है वो सऊदी किंग के बेटे और MBS के भाई खालिद बिन सलमान की, यानी जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उनकी मुलाकात व्हाइट हाउस में ट्रंप से हुई है जिसमें ईरान, गजा और मिडिल ईस्ट डिस्कस हुआ है। और जो डिफेंस पैक्ट सऊदी और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है वो भी डिस्कस हुआ है, लेकिन ईरान और गजा खास तौर पर इसमें डिस्कस हुए हैं। मैं आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं। और ये वही शख्सियत हैं जो तेहरान भी गए थे और सुप्रीम लीडर से मुलाकात की थी, और एक खत जो है वो दिया गया था सुप्रीम लीडर को और कहा गया था कि आज के बाद सऊदी और ईरान जो है वो भाई भाई हैं। और उसके बाद ईरान पर जो इजराइल ने जंग मुसल्लत की, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि अगर ये इतने ज्यादा मजीद क्लोज हो रहे हैं। US ईरान डील ऑन कार्ड्स, डोनाल्ड ट्रंप मीट सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, तेहरान सेट्स टर्म्स फॉर डायलॉग। फॉक्स न्यूज क्या रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका का मीडिया, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर सीक्रेटली मीट्स ट्रंप। अब ये अजब बात है, यानी फॉक्स न्यूज जो है वो ये लिख रहा है कि ये सीक्रेट मीटिंग हुई है, ओपन मीटिंग नहीं थी, ये सीक्रेट मीटिंग थी टू डिस्कस ईरान डी एस्केलेशन एंड टू फाइनलाइज डिफेंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। टाइम्स ऑफ इजराइल, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर met with Trump to discuss Iran de-escalation. Saudi defense minister holds secret talks with Donald Trump at White House. Trump meets with Saudi defense minister discuss Iran situation. ठीक है, तो ये दुनिया का मुख्तलिफ मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये एक सीक्रेट मुलाकात थी, यानी ओपन मुलाकात नहीं थी, यानी मुलाकात हुई और अब उसकी खबर आ रही है कि ये मुलाकात हुई है। अच्छा, ये मुलाकात काफी मानी खेज है और अगर हम इसकी 2 बड़ी डायमेंशंस को डिस्कस करें तो पहली तो यह है कि देखिए जो ईरान की जंग हुई है और उसके नतीजे में जो अमेरिकन बेसेस हिट हुई हैं, ये एक बड़ा इवेंट है। अमेरिका का हमला ईरान पर बड़ा इवेंट है और ईरान का फिर उसके जवाब में एक बड़ी डेटरेंस के तौर पर अमेरिकन बेसेस को पहली बार यहां पर गल्फ में हिट करना, ये एक बड़ा इवेंट है। तो अब गल्फ रियासतों को ये यकीन है
कि अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है, अगर अमेरिका दोबारा यानी इजराइल अगर हमला करेगा ईरान पर, तो यह बात तय है कि अमेरिका भी उस जंग में होगा, यह बात भी तय है। अच्छा, अमेरिका उस जंग में होगा तो फिर यह भी तय है, ईरान ने यह सिग्नल दे दिया है इन बेसिस को हिट करके कि फिर हम भी अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाएंगे। तो अब गल्फ के लिए जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात है कि ये जंग जो है इन बेसिस तक फैल जाएगी, यानी कि उनके कंट्रीज तक जो है वो फैल जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो अमेरिका से इस तनाजुर के अंदर बात कर रहे हैं, और यही सही डायरेक्शन है। यानी अमेरिका को प्रेशराइज किया जाए, कन्वे किया जाए, कन्विंस किया जाए, जो भी किया जाए, जो भी उनका तरीकाकार है, प्रेशर करते हैं या कन्विंस करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन यही है। अगर वो इस डायरेक्शन में रहेंगे कि नहीं नहीं इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करें, लेकिन आगे से ईरान ने हमला किया तो हम कहेंगे नहीं ये हमारे ऊपर हमला है, इससे हासिल कुछ नहीं होगा, आपसे लड़ाई यहां पर मिडल ईस्ट में छिड़ जाएगी, हासिल उसूल उससे कुछ नहीं होना है। तो सही डायरेक्शन यही है। अच्छा, दूसरा जो इसका बड़ा डायमेंशन है वो ये है, सऊदी अरब को खास तौर पर यह खतरा है कि अगर ये जेनोसाइड गजा में जारी रहती है और कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता है, तो मतलब ये मिडल ईस्ट में ये खतरा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं। देखिए ना, सऊदी अरब में इक्तदार इनके पास है, इनकी फैमिली के पास है, लेकिन बाकी शहजादे भी तो हैं, और आपको याद होगा बहुत सारे शहजादे जो हैं वो करप्शन चार्जेस में कैद में भी उनको भेजा गया था। तो बाकी शहजादे भी जाहिर है कि वो उतने खुश तो नहीं, और वैसे भी इस तरह की बादशाहत में सारे खुश तो नहीं होते हैं, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। तो वहां पर जो न्योम सिटी वो बना रहे हैं विजन 2030, उसका भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि वही तो सबसे बड़ा मंसूबा है। एक उसका प्रेशर है, और दूसरी तरफ गजा में जो कुछ हो रहा है, और मिडिल ईस्ट की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मिडिल ईस्ट की रियासतों ने फलस्तीन के हवाले से जो है इस हद तक बेहिसी और बेबसी दिखाई हो। ये मिडिल ईस्ट की तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। यानी कि उनकी तो सारी सियासत का जो आप कह लें कि मरकज और ताज है वो तो फलस्तीन रहा है, अरब लीग बनी ही फलस्तीन के ऊपर थी। तो इस हद तक अपने आप को डिटैच कर लेना, तो सऊदी गवर्नमेंट को भी ये अंदाजा है, यानी एमबीएस को ये अंदाजा है कि अगर ये मामला गजा में वो हल ना करवा सके तो फिर अंदर से भी कुछ ना कुछ, देखिए अरब स्ट्रीट तो कहीं और खड़ी है, उसके जज्बात तो कुछ और हैं। तो ये दो बड़ी डायमेंशन है जिस पर, और कुछ महीने कबल एमबीएस अमेरिकी मीडिया को इस पर खुलकर इंटरव्यू भी दे चुके हैं कि ये हमसे तवक्को ना रखेंगे इस माहौल में हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। ये ओपन खुलकर वो बात भी कर चुके हैं, और ऑन रिकॉर्डर हम आपके सामने वो रख भी चुके हैं। तो ये एक खतरा अमेरिका की जंग वाला, और दूसरा कि गजा में अगर मसला अल्टीमेटली हल ना हुआ तो फिर मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। और खासकर ईरान ने जो इजराइल के साथ जंग लड़ी है और इतनी बहादुरी और दिलेरी दिखाई है कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ एक ही साथ वो भिड़ गए, तो उसके बाद इनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर है कि आप इतनी सी बात अमेरिका से नहीं मनवा सकते। तो ये वो डायमेंशंस हैं जिस पर यहां पर बातचीत हो रही है। अच्छा, लेकिन साथ ही अमेरिका से एक और डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि वो B-2 बॉम्बर्स देने की बात कर रहे हैं इजराइल को। ये इंतहाई खतरनाक बात है। B-2 बॉम्बर जो हैं ये अमेरिका ने किसी को नहीं दिए, यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने ब्रिटानिया को भी नहीं दी, अपने करीबी से करीबी किसी एलाय को नहीं दी है। तो अब वहां पर जो रिपब्लिकन पार्टी है और वो सारा एपेक और इजरायली लॉबी और वो सारा आपको पता है, उन्होंने बाकायदा बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया कांग्रेस में, और बाकायदा कानून बनाया जाए, इजराइल के लिए कानून बनाया जाए कि B-2 बॉम्बर जो है वो इजराइल को दिए जाए। यूएस लॉ मेकर्स पुश B-2 बंकर बस्टर डील विद इजराइल ओवर ईरान। इसको जो है वो बंकर बस्टर एक्ट कहा जा रहा है। B-2 बॉम्बर्स दिए जाएंगे, 7 GBU जो 57 बॉम्ब है 30,000 पाउंड का, वो भी इजराइल को दिया जाए। और इसमें यह होगा कि would give Israel the necessary tool to deter Iran and target its underground nuclear sites, calling it essential for strengthening US national security। और कहा है कि यह बहुत जरूरी है अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए B-2 बॉम्बर्स इजराइल को दिए जाए। यह दुनिया में पहली बार को सुन रहा है कि अपनी सबसे अहम तरीन टेक्नोलॉजी वो किसी को देकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत की जा रही है। और अभी भी वो कह रहे हैं कि ये ईरान को डिटर करने के लिए जरूरी है कि B-2 बॉम्बर इजराइल को दिए जाए। हालांकि F-35 और जदीद तरीन जंगी तैयारी उनके पास हैं और ईरान के पास एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी B-2 बॉम्बर, तो ये इससे देखें B-2 बॉम्बर देना कोई इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन इसमें यह है कि हालत जंग में देने हैं, ठीक है ना। तो हालत जंग में कुछ भी हो सकता है, वो दे भी सकता है, ट्रंप दे भी सकता है, लेकिन इसका एक और भी नतीजा निकलेगा।
वो ये है कि अगर आप अमेरिकन सोशल मीडिया इस वक्त उठाकर देखें तो वहां पर खूब धुलाई इसराइल की हो रही है और वो एक्सपोज हो रहा है, पूरी तरह से वहां पर एक्सपोज हो रहा है, और उसका मुजाहरा हम न्यूयॉर्क इलेक्शन में देख रहे हैं। तो ये डिबेट वहां पर और बढ़ेगी कि अच्छा इसराइल के लिए हम B2 बॉम्बर्स देने जा रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये तो मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने वाली बात है कि अब यानी वो इसराइल जिसकी ऑलरेडी वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसकी पावर अनचेक्ड है, अनकंट्रोल पावर उसके पास है, कोई उसके ऊपर चेक नहीं है, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और हम देखते हैं कि वो किसी भी कंट्री को निशाना बना सकता है, उसको B2 बॉम्बर्स देना, तो ये तो मिडिल ईस्ट में और बड़ी जंगों को बुनियाद रखने वाली बात है, यानी खतरनाक तरीन ये बात है। ये बिल बाकायदा इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, यानी कोई मीडिया पर बैठकर बात नहीं हुई है, बाकायदा कांग्रेस में बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, और अगर इसको पास कर लिया गया तो फिर तो ये बड़ी खतरनाक बात जब वहां से सामने आ रही है। अलबत्ता अमेरिका में इससे डिबेट और ज्यादा बढ़ेगी कि इसराइल उनको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, जंगों में ड्रैग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक इसकी डायमेंशन है। अच्छा, असल में बात यह है कि अमेरिका और इसराइल को हमेशा कोई ना कोई विलन नाज़रीन चाहिए होता है, विलन उनको चाहिए होता है, यानी कि पहले रशिया एक बड़ा विलन था, ठीक है ना, अब मिडिल ईस्ट में उनके पास हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, हूतीज, ये बड़े विलन है। विलन क्रिएट वो करते हैं और उसके बाद जवाब बनाकर फिर वो जंगें जारी रखते हैं। और आजकल अगर आप देखें तो आलमी सतह पर उनका सबसे बड़ा विलन चाइना है, और रशिया के साथ उनकी चूंकि दोस्ती हो रही है तो वो जरा कम कम रशिया की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा विलन जो है उनके लिए चाइना है। वो चाइना जिसने किसी कंट्री को ना बॉम्ब किया है, ना किसी को इन्वेड किया है, ना किसी की हुकूमत गिराई है, वो सबसे बड़ा विलन है। और जरा इनके अमेरिका के कभी वो तो गिने कि कितने मुल्कों में ये बमबारी कर चुके हैं। अगर वो मुल्कों को आप गिनेंगे तो शायद आधी दुनिया बनती है जहां पर इन्होंने बमबारी कर रखी है। तो खैर ये एक इनका फॉर्मूला है कि इनको हमेशा कोई ना कोई विलन चाहिए। अब ये ईरान को डटर करने के लिए B2 बॉम्बर्स उनको चाहिए, F-35 से काम नहीं चल रहा, B2 बॉम्बर्स उनको चाहिए। अच्छा, बहरहाल अब अगली बात यह है कि बड़ी सिग्निफिकेंट सतह की एक मुलाकात हुई है, और वो ये है कि इजरायली अपोजिशन लीडर लेपिड, जो कि बहुत सारे बयान भी उसके आपके सामने हैं, जो सीज फायर की और ये काफी बात कर रहा है पिछले कई महीनों से, तो वो जो है वो अबू धाबी पहुंचा है और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उसके साथ उसकी मुलाकात हुई है। इसको बहुत अहमियत दी जा रही है इस मुलाकात को, यानी इस माहौल में जाहिर है कि यूएई का इजरायली डेलीगेशन को बुलाना, उनको भी पता है कि इसके ऑप्टिक्स क्या जाएंगे, लेकिन फिर भी बुलाया गया है और यूएई के अंदर बुलाया गया है। तो असल में क्या चीज इसमें डिस्कस हो रही है, मैं आपके सामने सिर्फ ये रख रहा हूं कि वो डिस्कस क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या बात कन्वे क्या की जा रही है। देखें, जब ये जो कोalition गवर्नमेंट आई है नेतन्याहू और स्मोट्रिच और बेन गवीर, जब ये आ रही थी तो ये जो ममालिक हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन कर रखी है इसराइल से, इन्होंने मैसेज कन्वे किया था कि ये जो गवर्नमेंट है इंतहा पसंद गवर्नमेंट, उसको ना लाया जाए, इससे माहौल खराब होगा। तो वो बहरहाल वो गवर्नमेंट आ गई और उसके बाद उन्होंने जो गजा में किया, जो वेस्ट बैंक में वो कर रहे हैं और आगे पीछे जो और पूरे मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने किया वो आपके सामने है। ये बाकायदा यहां से मैसेज गया था कि ये इस इंतहा पसंद गवर्नमेंट को नहीं लाना है, बल्कि एक मॉडरेट गवर्नमेंट लाई जाए ताकि मामलात आगे बढ़ सके। तो अब यहां पर यानी इस माहौल में बात तो आगे नहीं बढ़ सकती, ना नॉर्मलाइजेशन या कोई भी इसराइल के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। ये इसराइल के साथ मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सीजफायर भी चाहते हैं, तो इसलिए अब वो रिजीम चेंज की डिस्कशन कर रहे हैं। यानी अब ये अपोजिशन जो लीडर है इसको एक मॉडरेट पॉलिटिशियन पोर्ट्रे किया जाता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी इजरायली गवर्नमेंट आएगी तो वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये अब अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं कि स्मोट्रिच बहुत जो है वो इंतहा पसंद है, लेकिन ये वाले इंतहा पसंद नहीं है, लेकिन बहरहाल ठीक है। तो ये एक रिजीम चेंज की यहां पर आप कह लें कि डिस्कशन हो रही है, ठीक है ना, कि आप आ जाएं और आपके साथ मामलात हम आगे बढ़ाएंगे और सीजफायर करवाएं। अलबत्ता ये असेसमेंट हम जरूर कर सकते हैं कि अगर ये लेपर्ड और ये वाली गवर्नमेंट आ जाती है तो मैंने आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट फलस्तीनी रियासत की तरफ तो नहीं जाएगी, लेकिन सीजफायर बहरहाल पॉसिबल है। अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है इसकी तो सीजफायर बहरहाल पॉसिबल है। लेपर्ड मीट्स विद यूएई प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑन ब्रीफ ट्रिप टू अबू धाबी, ठीक है, एक मुख्तसर सा ये विजिट था, लेकिन ये बहुत मानी खेज विजिट है जो रीजन के अंदर हुआ है। अच्छा, इसी दरमियान जनाब यमन ने एक बार फिर अटैक कर दिया है और फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने जो हमले किए हैं उसमें इजरायली फौज की हलाकतें हुई हैं।
आज फिर हलाकतें वहां पर हुई हैं और इसका शदीद प्रेशर और दबाव नेतन्याहू पर है और जिल्लत है इजरायली फौज के लिए कि वो हमास को शिकस्त नहीं दे सकी और हमास अभी तक मौजूद है और हमास ने फतह हासिल कर ली है, मुकम्मल उनको फतह हुई है, लेकिन बहरहाल एक जेनोसाइड है जो वहां पर जारी है। अल-कसाम हिट्स इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस ग्रुपिंग्स इन खान यूनिस, सोल्जर्स किल्ड इन नॉर्थ। बकायदा उनके फौजी हलाक हुए। डेंजरस डेवलपमेंट्स ऑन द ग्राउंड, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डेंजरस डेवलपमेंट्स हुई हैं नॉर्थ ऑफ द खान यूनिस अमिड इंटेंस हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स एंड आर्टिलरी शेलिंग। आर्टिलरी जो है वो गोले बरसा रही है, हेलीकॉप्टर्स वो इवैक्यूएशन कर रहे हैं। इनके फौजियों की आज भी वहां पर हलाकतें हुई हैं। कम्बैट इंजीनियरिंग सोल्जर्स इन द नॉर्दर्न ब्रिगेड किल्ड इन बैटल्स इन द नॉर्दर्न गाजा। तो नॉर्थ गाजा में और खान यूनिस के नॉर्थ में ये दो जगहों पर बड़े वाकयात हुए हैं। और ईरान की जो स्टेटमेंट आई है, ईरान कंडेम्स ऑनगोइंग मैसेकर इन गाजा, वार्न्स ऑफ इजरायली एक्सपेंशनिज्म। ईरान ने ये जो एड साइड के ऊपर 50 लोग शहीद हुए हैं, इसके यूपर स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि ये इजराइल एक्सपैंड करना चाहता है, ये सब मिलकर जब इसको रोकें, इस्लामी दुनिया को भी उन्होंने, और जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट जो है उसका नाम लेकर ईरान ने कहा कि ये दो मुल्क जो है वो सबसे ज्यादा इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप ये देखिए, 400+ मीडिया फिगर्स अर्ज बीबीसी टू रिमूव बोर्ड मेंबर ओवर गाजा कवरेज। अब इसके अंदर जो है वो एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, मीडिया फिगर्स हैं, इन्होंने कहा कि इसके डायरेक्टर को जो है हटाया जाए और 111 बीबीसी के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने पिटीशन साइन की है और उन्होंने कहा, ए लेटर साइन किया और उन्होंने कहा कि इस बंदे को हटाया जाए क्योंकि सही कवरेज नहीं हुई है और बहुत ज्यादा बाइस्ड हुई है। खासकर अभी रिसेंटली ये हुआ कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की ऑथराइजेशन दी, डॉक्टर्स अंडर अटैक, और उसमें यह दिखाया गया कि कैसे इजराइल जो कुछ अस्पतालों में कर रहा है, डॉक्टर्स पर हमले कर रहा है, जो सारा कर रहा है, वो जब बन गई तो बीबीसी ने उसको ऑन एयर नहीं किया, ठीक है ना। तो जाहिर है कि वो इजरायली लॉबी से प्रेशर आया होगा, तो इसका बहुत ज्यादा वहां पर गुस्सा है। तो इस तरह जो है वो बहरहाल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो लोग हैं वो बहरहाल खड़े हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट्स और लॉबिंग, और उनको अंदाजा हो रहा है कि वो भी कैसे जकड़े हुए हैं, वो किस निजाम के अंदर जकड़े हुए हैं और इजरायली लॉबी उनको किस तरह से कंट्रोल करती है। कभी हिस्ट्री पर भी हम बात करेंगे, ये जो निजाम है अमेरिका में, यूरोप में, ये इजराइल ने कैसे काबू किया, ये कौन सी ताकतें हैं, ये कैसे काबू में रखे हुए हैं सारे निजाम को। अगर आप देखें अमेरिका का निजाम कितना अजीब सा है, क्या आप डोनर्स हैं वो फंडिंग करते हैं और वो फिर जब इलेक्ट हो जाता है, सदर हो या कांग्रेसमैन हो, वो डोनर्स की बात उसको लाजमी सुनना पड़ती है। तो ये तो बहुत ही मतलब अमीर लोग इसको कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप देखें तो यही कुछ तो हो रहा है। मतलब ट्रंप की फंड रेजिंग इजरायली लॉबी करती है, पिछले टेन्योर में भी हमने ये देखा, और यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनवा लिया और गोलान हाइट्स को कबूल करवा लिया और अब भी वो यही कर रहे हैं। तो ये तो एक, इस पर भी कभी बहस होनी चाहिए ताकि आज के इस मंजरनामे को समझने के लिए कि ये सिस्टम कैसे वजूद में आया और किसने ये बनाया और उसने फिर क्या कहा ये सिस्टम बनाकर कि मैंने ये किस लिए बनाया है, कैसे ये कठपुतली की तरह ये सिस्टम इस्तेमाल हो सकता है और कैसे ये अमीरों के हाथ में खेल सकता है और पैसा वहां पर किसके पास है ये आपको पता है। तो इजरायली लॉबी इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है और अमेरिकन इस वक्त सबसे ज्यादा इसी चीज के ऊपर उनके सामने फैक्ट्स आ रहे हैं कि इजरायली लॉबी कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है, कैसे वो सिस्टम्स को, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करती है, मीडिया को कंट्रोल करती है। अब शाम में क्या हुआ है, इजरायली एयर ड्रॉप 10 किलोमीटर फ्रॉम दमास्कस, इनफिल्ट्रेशन इनटू बॉर्डर विलेज। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह की इनफिल्ट्रेशन हुई है। जो लेबनान बॉर्डर है उस साइड से, दमिश्क से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर इजरायली फौज 3 हेलीकॉप्टर्स वहां पर आए हैं, उतरे हैं, 5 घंटे तक वहां पर रहे, पता नहीं क्या करते रहे, और एक मिलिट्री साइट थी वहां पर वो रहे हैं और उसके 5 घंटे के बाद वहां से चले गए हैं और 3 हेलीकॉप्टर वहां पर आए। लेकिन शाम की जो अथॉरिटीज हैं वो इस तरफ देखने के लिए कासर हैं कि इजराइल वहां पर क्या कर रहा है। फिर आप देखिए कि नई जो चौकियां हैं, 10 मिलिट्री साइट्स, 2 माउंट हरमोन और 8 अक्रॉस द सीरियन गोलान हाइट्स उन्होंने नई कायम की हैं, ये जनाब वो कर रहे हैं। एंड रशिया बिकम्स फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट सिंस 2021 टेक ओवर। ये एक आलमी मंजरनामे की बड़ी खबर। आप देखें ना कि अमेरिका वो जो एयर बेस है वो भी मांग रहा है तालिबान से, अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये एक इन्फ्लुएंस की जंग है, ये वर्ल्ड ऑर्डर की जंग है, तो उसमें ये एक बड़ा यानी कि इसके आने वाले दिनों में असरात हैं। तो ये रीजन जो है, ये ममालिक जो है वो आपस में
अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग अलायंसेस यहां पर बन रहे हैं, और अमेरिका यहां पर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा। एक एक मुल्क से ये कहा जाएगा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा बहुत खतरनाक ग्रेट गेम यहां पर जारी है और वो आगे मजीद बढ़ेगी। अभी अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों से बहुत सारी चीजें डिमांड करनी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो बहरहाल ये उस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।